नमस्कार दोस्तों, मैं कविता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज्वालामुखी प्रकरण लेकर आई हूँ, जिसमें ज्वालामुखी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, विश्व के कौन से प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से। इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो के साथ सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगर इसका शब्दों में अर्थ देखा जाए तो इसका यही अर्थ है कि जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में धरातल पर निकलने को ही ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जो भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में धरातल पर निकलकर फैलने व ठंडे होकर जमने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसको ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। अब दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं। तो ये जो जिसके द्वारा मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, इसको ज्वालामुखी नली कहा जाता है। जिसके द्वारा मैग्मा या लावा बाहर निकलता है उसको ज्वालामुखी नली कहा जाता है। और जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसको क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर, और इसका जब बड़ा रूप हो जाता है तो उसको काल्डेरा नाम दे दिया जाता है। क्रेटर को काल्डेरा का नाम दे दिया जाता है। और ये जो भीतर के पदार्थ निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता क्यों है? भूगर्भ में पदार्थ पिघले अवस्था में रहते हैं। जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है, मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है और उससे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। इसको हम जैसे एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी रोटी बनाते हैं तो रोटी फूलते फूलते ही इतनी फूल जाती है कि उसमें एक छोटा सा छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें दरार बन जाती है, रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। अगर अन्य उदाहरण में भी हम आपको बताना चाहेंगे, आपने दिवाली में, बारातों में, अन्य उत्सव पर अनार को जलाया होगा, तो उसमें से भीतर से जो जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ, गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई में जाकर फिर धरती पर आकर गिरते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा रहते हैं। इसी कारण इससे जो है शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण, कि ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उद्गार की अवधि के आधार पर बांटा गया है, जिसके तीन भाग हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। और अब इसका दूसरा रूप है उद्गार की तीव्रता के आधार पर केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको जागृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। जागृत ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी से निरंतर लावा, गैस, विखंडित पदार्थ, धूल, कण, राख इत्यादि का उद्भेदन होता रहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा सबसे ऊंचा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यही होता है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो विश्व के प्रसिद्ध प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हम आपको बताना चाहेंगे बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है इसमें कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा। तीसरा है इसमें स्ट्रोम्बोली, ये इटली के सिसिली के लिप्री द्वीप में स्थित है। लिप्री द्वीप में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला है इसमें किलायू हवाई द्वीप। किलायू जो है ये हवाई द्वीप यूएसए में है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। अगला है इसमें ओजस डेल सैलाडो। यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और ये एंडीज पर्वतमाला पर है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। ये ओजस डेल सैलाडो जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है इसमें एटना जो कि इटली में है। मोना लोआ, यह भी हवाई द्वीप यूएसए में है। और सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आकार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दूसरा है इसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको सुसुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद अचानक लावा, राख आदि उगलने लगता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में एक बार तो उद्गार होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं रहता है कि इसमें दोबारा उद्गार होगा या नहीं होगा। अब इसके प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं कौन से? भारत का नारकोंडम द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है। इंडोनेशिया का क्राकाटोमा ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी और जापान का फ्यूजियामा, ये प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भर जाने के कारण बंद हो जाता है। इस कारण जो है इसमें दोबारा उद्गार नहीं होता है और इन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद व कोह सुल्तान ज्वालामुखी इसका उदाहरण है, अर्जेंटीना का एकांकागुआ और तंजानिया का किलीमंजारो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अगर ज्वालामुखी से संबंधित इस प्रकरण से ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब अगला है इसमें कि उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी। सबसे पहले हम आपको केंद्रीय ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे कि केंद्रीय ज्वालामुखी क्या होते हैं। इनमें गैस
अधिक मात्रा में निकलती है, गैस अधिक मात्रा में निकलती है। विखंडित पदार्थ, जो विखंडित पदार्थ का उद्गार तीव्रता से होता है, का उद्गार जो होता है वो तीव्रता से होता है, यानी कि जो इसमें से विखंडित पदार्थ निकलते हैं नली के द्वारा क्रेटर छिद्र से, वो अत्यधिक तीव्रता से निकलते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो स्ट्राम्बोली, एटना और विसुवियस, क्राकाटोआ और फ्यूजियामा जो कि जापान में है, ये इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें है क्या कि इस प्रकार के ज्वालामुखी से सदैव शंकु और ज्वालामुखी पर्वत का ही विकास होता है। ऐसे ज्वालामुखी से केवल शंकु का विकास होता है या ज्वालामुखी पर्वत का विकास होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का विकास होता है। अगला है इसमें दरारी ज्वालामुखी। तो इनसे गैस जो होती है वो कम मात्रा में निकलती है। जैसे केंद्रीय में गैस अधिक मात्रा में निकलती है, लेकिन दरारी में गैस कम मात्रा में निकलती है। उद्गार की तीव्रता कम होती है और गैस विखंडित पदार्थ जो हैं वो भी कम मात्रा में निकलते हैं। अब इसके उदाहरण कौन से हैं? भारत का मालवा का पठार, दक्कन का पठार और दोस्तों यूएसए में कोलोराडो एक पठार है। यूएसए में कोलोराडो का पठार जो है वो भी इसका प्रमुख उदाहरण है। इससे सदैव लावा मैदान या लावा पठार बनते हैं। इससे केवल लावा मैदान या लावा पठार का निर्माण होता है। तो इस प्रकार उद्गार की तीव्रता के आधार पर हमने देखा कि इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हम देखेंगे केंद्रीय ज्वालामुखी के में शामिल कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक होती है, हासवीपी, याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। हासवीपी तो हा से हो गया हवायन तुल्य या हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये सबसे कम विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। इसमें कोई भीषण विस्फोट नहीं होता है, विस्फोट गैस की कमी होती है तथा लावा पतला होता है। इसका उदाहरण जो है हवाई द्वीप का मोना लोआ इसका उदाहरण है। ये सबसे कम विनाशकारी होते हैं। दूसरा है इसमें स्ट्राम्बोली तुल्य, हा से हवायन तुल्य हो गया, सा से स्ट्राम्बोली तुल्य। इस प्रकार के ज्वालामुखी में कभी कभी भयंकर विस्फोट होता है और उद्गार के समय विखंडित पदार्थ वायु में उछलकर फैलने लगते हैं और इसका लावा पतला होता है। और इटली में के लिपारी द्वीप में स्थित स्ट्राम्बोली जो है इसका उदाहरण है। तीसरा है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा गाढ़ा होता है। प्रत्येक प्रवाह के बाद मुख बंद हो जाने के कारण ऊपरी पपड़ी को तोड़ने में इसमें दोबारा भीषण विस्फोट होता है। इस प्रकार के लावा के बाद पुनः विस्फोट का होना आवश्यक हो जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में धूल और गैस की मात्रा निकलती है। लिपारी द्वीप में स्थित वल्केनो ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। पीली तुल्य यह ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, जिसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है और विस्फोट के समान आवाज़ उत्पन्न होता है। इसमें लावा बहुत अधिक गाढ़ा रहता है, जिससे उद्गार के समय ज्वालामुखी में लावा जमकर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अगले उद्गार के समय फिर से इसमें विस्फोट होता है और वो तीव्रता से बाहर निकलता है। अब इसमें आगे है कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है उससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें पहला है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं ठंडे होकर छिद्र के चारों ओर जमने लगते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी है, ये इसका छिद्र हो गया। इसके जो चारों ओर जो जमता है पदार्थ,
उसी से जो है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इसके भी कई रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु, एसिड लावा शंकु इत्यादि। दूसरा है इसमें क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र। जो ये ज्वालामुखी छिद्र होता है यहाँ पर, इसको जो है क्रेटर कहा जाता है। ऊपर से जो गर्त होता है इसको क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। जब इसमें जल भर जाता है तो क्रेटर झील की रचना होती है। जैसे ये ज्वालामुखी है, ये इसकी नली है ज्वालामुखी, ये इसका छिद्र है, इसी को जो है क्रेटर कहा जाता है। जब इसमें जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगला है इसमें गीजर। इससे जो है गीजरों का भी निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से। ये वास्तव में क्या होते हैं, एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकला करती है, और इसमें गर्म जल का प्लावन ऊपर की ओर छिद्र या सुराख से होता है। जैसे ये जो छिद्र होता है ज्वालामुखी में, इसी के द्वारा जो है इसका ये बाहर की तरफ आता है और एक टीले की रचना करता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, कुंड गीजर या सक्रिय गीजर। पहला कुंड गीजर और दूसरा है सक्रिय गीजर। तो कुंड गीजर में क्या होता है, जब गीजर का उद्गार खुले बड़े छिद्र से होता है तो उसे कुंड प्रकार का गीजर कहा जाता है। इस प्रकार के गीजर से अत्यधिक मात्रा में जल तथा वाष्प बाहर निकलती है। सक्रिय गीजर में के उद्गार पतले तथा सक्रिय छिद्र अथवा सुराख से होता है, इसलिए इसे सक्रिय गीजर कहते हैं। फिर इसमें अगला है धुआंरे। इसकी एक स्थलाकृति धुआंरे भी है। धुआंरे क्या होते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, विखंडित पदार्थ निकलना समाप्त हो जाता है तो उससे कभी कभी रुक कर या लगातार गर्म वाष्प तथा गर्म गैसें निकलती रहती हैं। इन्हें ही धुआंरा कहा जाता है। यानी कि जो है उद्गार समाप्त होने के पश्चात, उद्गार समाप्त होने के पश्चात रुक रुक कर गर्म वाष्प निकलती है, इसको धुआंरे कहते हैं। इसको धुआंरे कहा जाता है। अगला है इसमें काल्डेरा। काल्डेरा जो क्रेटर का छिद्र जो इसकी नली होती है, ऊपर का छिद्र जो होता है, ये इसके विस्तृत रूप को, जब ये बड़ा आकार ले लेता है तो इसको काल्डेरा कहा जाता है। यानी कि क्रेटर के विस्तृत रूप को ही काल्डेरा कहा जाता है। अब है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी से कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। सबसे पहला है विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला इसमें बड़े पदार्थ हैं, बड़े पदार्थ जिनको बॉम्ब कहा जाता है, बॉम्ब। और दूसरा होता है लैपली। ये छोटे पदार्थ होते हैं, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। इनको जो है लैपली कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें लावा। लावा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिड लावा और दूसरा होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा, एसिड लावा लगभग 65% के आसपास गाढ़ा व चिपचिपा होता है और बेसिक लावा 45% होता है और हल्का और पतला होता है, हल्का पतला होता है। इससे गैसें CO2, SO2 और N2 निकलती हैं और इससे राख निकलती है। अगला पदार्थ यानी कि इसमें विखंडित पदार्थ, लावा, गैस और राख, ये ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने एक बहुत बड़े टॉपिक को बहुत ही कम समय में समेट कर बताया है। अगर आपको कुछ भी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में। थैंक यू।